गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे साउथ इंडियन डायनेस्टीज के बारे में। इसको आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि साउथ इंडियन डायनेस्टीज जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। इसमें से आपको आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड और हिस्ट्री के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग इन डायनेस्टीज को कवर करेंगे, चोला, पांड्या, चेरा, होयसला, ककतिया। ये डायनेस्टीज जो थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी साउथ इंडियन हिस्ट्री में। तो हम लोग चलिए इसको डिस्कस करते हैं। द गोल्डन एज ऑफ साउथ इंडियन सिविलाइजेशन। सो चोला डायनेस्टी जो थी वो काफ़ी पावरफुल और काफ़ी मतलब कि कल्चरली और आर्ट के थ्रू काफ़ी रिच डायनेस्टी थी जो चोला डायनेस्टी थी। तो उस डायनेस्टी को पीरियड को गोल्डन एज ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। द चोला डायनेस्टी रिप्रेजेंट द पिनेकल ऑफ साउथ इंडियन पॉलिटिकल, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल अचीवमेंट. Spanning over 400 years, the Cholas created an empire that extended from Ganges in the north to the Southeast Asia in the east, establishing the first major Indian naval power and creating architectural and artistic masterpieces that remain unparalleled. सो साउथ ईस्ट एशिया में भी चोला डायनेस्टी के हमको अवशेष देखने को मिलते हैं, वहाँ तक भी चोला डायनेस्टी के लिंक्स मिलते हैं। और कहा जाता है कि ये बहुत ही तकड़ी नेवल पावर थी। जो चोला डायनेस्टी थी वो बहुत ही तकड़ी नेवल पावर थी, इसीलिए तो वो जाके साउथ ईस्ट एशिया में भी अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर पाए। साथ ही साथ काफ़ी इन्होंने आर्किटेक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया और आर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया। हम ये सारा ही आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और क्रोनोलॉजी से। अर्ली चोलास, द प्री इंपीरियल पीरियड। संगम एज चोला, संगम एज कब से कब तक थी? 3rd सेंचुरी बीसीई टू 3rd सेंचुरी सीई। उस टाइम पे इनकी जो कैपिटल थी वो थी उरायूर नियर तिरुचिरापल्ली। इनके जो फेमस किंग थे वो थे करिकला चोला। और बिल्ट इन्होंने क्या बिल्ट किया था? कल्लानाई डैम, यानी कि ग्रैंड एनिकट ऑन कावेरी रिवर। कावेरी रिवर पे इन्होंने कल्लानाई डैम बिल्ट किया था। ओल्डेस्ट वाटर डाइवर्जन स्ट्रक्चर स्टिल इन यूज, अभी तक वो यूज में है ये डैम। डिफेटेड कन्फेडरेशन ऑफ चेरास एंड पांड्याज एट बैटल ऑफ वेनी। सो चेरास और पांड्याज को भी इन्होंने डिफेट किया था बैटल ऑफ वेनी में। ये बैटल ऑफ वेनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि बैटल ऑफ वेनी किन पावर्स में फाइट किया गया था। तो ये किया गया था चेरास, पांड्यास एंड चोलास के बीच में। Patronized Tamil literature mentioned in Ashoka's edict as चोड़ा। सो अशोका मतलब कि मौर्यन एम्पायर के टाइम से ये लोग पावर में है। मौर्यन एम्पायर किस टाइम पे था? उस टाइम पे अशोका के एडिक्ट्स में भी इनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। मेंशन्ड बाय मेगास्थीन इन 4th सेंचुरी बीसी। उसके बाद जो आता है 4th to 9th सेंचुरी, ये डार्क एज आता है चोला डायनेस्टी के लिए। चोला पावर इसमें थोड़ा डिक्लाइन हो जाती है। पल्लवास और पांड्यास डोमिनेट करते हैं साउथ इंडिया को और ये रूल करते हैं एज अ फ्यूडेटरीज। नेक्स्ट इंपीरियल चोलास की बात करें हम लोग, 848 to 1279 सेंचुरीज। फेज 1 फाउंडेशन एंड कंसोलिडेशन। सो फर्स्ट जो किंग होते हैं वो होते हैं विजय लाया चोला, 848 to 871 सीई। ये होते हैं मेडिवल चोला डायनेस्टी के फाउंडर। इनकी जो कैपिटल होती है वो होती है तंजावुर, यानी कि तंजौर। फ्रॉम मुट्रैयर फ्यूडेटरीज टुक एडवांटेज ऑफ पांड्या पल्लवा कन्फ्लिक्ट। सो जब पांड्या और पल्लवा डोमिनेट करते हैं तो उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट जो होता है उसका फायदा उठा के ये लोग अपनी पावर को कंसोलिडेट कर लेते हैं। बिल्ट निशुम्बसुदनी टेम्पल गोडेस दुर्गा एट तंजावुर। सो ये टेम्पल इन्होंने बिल्ड करवाया था, एस्टेब्लिश तंजावुर एज कैपिटल। उसके बाद आते हैं आदित्य, 871 to 907 सेंचुरी में। डिफेटेड एंड किल्ड अपराजिता पल्लवा।
अपराजिता पल्लवा को ये हराते भी हैं और मार भी देते हैं, किसमें? बैटल ऑफ श्री प्रेमाबदुर। बैटल ऑफ श्री प्रेमाबदुर में इनकी फाइट होती है पल्लवाज के साथ, और पल्लवा किंग जो होते हैं अपराजिता पल्लवा, उनको ये डिफीट करते हैं और फिर किल कर देते हैं। उसके साथ क्या होता है, जो पल्लवाज का रूल होता है वो खत्म हो जाता है, वो एंड पे आ जाता है। नेक्स्ट, टोंडाई मंडलम पल्लवा टेरिटरी को फिर ये एनेक्स कर लेते हैं। डिफेटेड कोंगू चेरास को भी डिफेट करते हैं। कंसोलिडेटेड पावर इन तमिल कंट्री और बिल्ट सेवरल शिवा टेम्पल्स, कई शिव टेम्पल्स को भी ये बिल्ड करते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रांट का 1907 to 955 द लॉन्ग रेनिंग। इनका जो राज रहता है वो 48 साल तक 48 ईयर्स तक रहता है, लॉन्गेस्ट चोला रेन। इनको टाइटल दिया जाता है मुदराई कोंडा, कॉन्क्योरर ऑफ मुदराई। ये पांड्याज को डिफेट करते हैं और मदुराई को कैप्चर कर लेते हैं। इनका जो एम्पायर होता है वो नॉर्थ में नेल्लोर तक एक्सपैंड कर जाता है। राष्ट्रकूटाज को और राष्ट्रकूटाज द्वारा डिफेट किए जाते हैं। जब राष्ट्रकूटा इन पे हमला करते हैं तो ये उनसे हार जाते हैं, किसमें? बैटल ऑफ तक्कोलम में। ये सारे ही बैटल्स जितने भी ये हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि बैटल ऑफ टोक्कलम किन किन पावर्स में फाइट किया गया था, तो इसको आप लोग, या फिर इनकी टाइमलाइंस भी आ सकती है कि ये बैटल ऑफ मतलब कि आपको तीन चार बैटल्स आपको दिए होंगे, उनको क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करना पड़ेगा। सो इनको डेट के साथ भी आप लोग याद रखिए। बैटल ऑफ टोक्कलम कब फाइट किया गया था? ये 949 सेंचुरी में राष्ट्रकूटा और चोलाज के बीच में हुआ था। राष्ट्रकूटाज ने यहाँ चोलाज को डिफेट कर दिया था। इसके साथ टोंडाई मंडलम को टेम्परेरली ये लॉस्ट कर देते हैं। हिज सन एंड हिज एप्रेंट राजदित्ता किल्ड इन बैटल। इनके सन और इनके जो मतलब कि वारिस होते हैं राजदित्ता, वो इस बैटल में मारे जाते हैं। टेम्पल कंट्रीब्यूशन की बात करें, कवर्ड द रूफ ऑफ चिदम्बरम टेम्पल विद गोल्ड प्लेट्स, हेंस कॉल्ड पोनविंडापुरम पेरुमल, पोनविंडा पेरुमल। पैट्रोनाइज आर्ट्स एंड लिटरेचर, इंस्क्रिप्शन, लेडन ग्रांट, कॉपर प्लेट, इंपॉर्टेंट सोर्स। नेक्स्ट हम लोग बात करें गंधार आदित्य, अरिंजया सुंदरा चोला, पीरियड ऑफ रिकवरी, राष्ट्रकूटा प्रेशर कंटिन्यू, उत्तमा चोला 973 to 985 सेंचुरी, कंसोलिडेटेड आफ्टर इंटरनल सक्सेशन डिस्प्यूट। अब फेज 2 की बात करते हैं, तब इनकी इंपीरियल एक्सपेंशन होती है, जो कि कहा जाता है इनका गोल्डन पीरियड होता है। तो उस टाइम पे सबसे जो इनके पावरफुल राजा आते हैं वो होते हैं राजा वन द ग्रेट। ये कब से कब तक राज करते हैं? ये 985 to 1014 सेंचुरी तक राज करते हैं। राजा देवा मुनमुदी चोला जयाकोंडा करिकला। Raja I transformed the Chola kingdom into vast empire through systematic military conquest, administrative genius, and unprecedented cultural pattern. His reign marked the beginning of Chola Golden Age. So सबसे अच्छा या सबसे पावरफुल चोला डायनेस्टी इनके राज में होती है, इसीलिए इनके टाइम पीरियड को कहा जाता है द चोला गोल्डन एज। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की बात करें, साउदर्न कॉन्क्वेस्ट, तो ये पांड्यन टेरिटरी को कंप्लीटली अनेक्स कर लेते हैं, कि पांड्यन टेरिटरी को कंप्लीटली अपने अंडर ले लेते हैं। डिफेटेड पांड्यन किंग अमर भुजंगा को ये डिफेट करते हैं और पांड्यन किंगडम को कैप्चर कर लेते हैं। फिर केरला का कैंपेन स्टार्ट करते हैं 994 सेंचुरी में, वहाँ पे चेरास को डिफेट करते हैं और नेवल एक्सपीडिशन टू कोलम की तरफ नेवल एक्सपीडिशन ये शुरू करते हैं और मालाबार कोस्ट पे ये अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हैं। श्रीलंका में भी ये जाके बैटल लड़ते हैं, फोर्ट करते हैं और श्रीलंका को भी अपने अंडर ले लेते हैं। 993 सेंचुरी में ये श्रीलंका की तरफ जाते हैं और वहाँ पे महिंदा 5 को डिफेट करते हैं और नॉर्दर्न श्रीलंका को अनेक्स कर लेते हैं, मतलब अपने कब्जे में ले लेते हैं और इसको रीनेम करते हैं मुमुदी चोला मंडलम। और कैपिटल ये करते हैं
कैपिटल एस्टेब्लिश करते हैं वहाँ पे पोलो नरुवा इनकी कैपिटल होती है वहाँ पे। बोट क्राउन ज्वेल एंड टूथ रैलिक ऑफ बुद्धास टू चोला कोट। अब वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉन्क्वेस्ट की बात करें, सो वेस्टर्न में ये जाते हैं चालुक्यास के साथ और डिफेट करते हैं सत्याश्रया को। मैसूर और गंगवड़ी के कुछ पार्ट्स को कैप्चर कर लेते हैं, कूर्ग रीजन को अनेक्स कर लेते हैं। ईस्टर्न में जाते हैं मालदीव की तरफ, नेवल एक्सपेडिशन स्टार्ट करते हैं। कोल्ड मलाई नाडु लक्षद्वीप को अपने कंट्रोल में लेते हैं और कंट्रोल ओवर बे ऑफ बंगाल ट्रेड रूट पे भी अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हैं। नॉर्दर्न की बात करें, एक्सटेंडेड टू कलिंग राज्य होता है, उड़ीसा वाला जो एरिया होता है वो कलिंग राज्य के अंडर होता है। रीच्ड अप टू गोदावरी रिवर तक ये पहुंच जाते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन इनका क्या होता है, फर्स्ट सिस्टमेटिक सर्वे एंड असेसमेंट ऑफ एम्पायर। सो सिस्टमेटिक सर्वे और असेसमेंट करवाते हैं ये पूरे एम्पायर का। राजा ग्रेट सर्वे, लैंड मेजरमेंट एंड क्लासिफिकेशन भी इनके अंडर होती है। इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड एवरी डिटेल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन की सारी डिटेल को ये रिकॉर्ड करते हैं। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडिंग मिलिट्री को ये क्रिएट करते हैं कि इनके पास हर टाइम पे मिलिट्री तैयार रहती है। उनमें डिवीज़न होती हैं, काई कोलर जो कि प्रोफेशनल सोल्जर्स होते हैं, फिर विलाई करार जो कि रॉयल गार्ड मतलब पैलेस के जो गार्ड्स होते हैं उनको विलाई करार कहा जाता है। फिर पेरुंदनम, ये इलीट फोर्सेस होते हैं, मतलब कि स्पेशल मतलब ये फोर्सेस होते हैं। फिर एलिफेंट कोप्स होते हैं, लार्ज एलिफेंट आर्मी भी इनके पास होती है। और नेवी, सेपरेट नेवल फोर्स भी इनके पास होती है। रिवेन्यू रिफॉर्म्स अंडर राजा राजावन। रिवेन्यू रिफॉर्म की बात करें, सिस्टमेटिक लैंड सर्वे एंड असेसमेंट, टैक्सेशन सिस्टम कोडिफाइड, रिवेन्यू रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड मेरिटोरियसली। सो सिस्टमेटिक लैंड सर्वे एंड असेसमेंट तो होता ही है, उससे टैक्सेशन सिस्टम को भी ये एस्टेब्लिश करते हैं और रिवेन्यू रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। नाउ टाइप ऑफ टैक्सेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस तरह के टैक्सेस वहाँ पे होते हैं। जो लैंड टैक्स होता है उसे कहा जाता है कडामई, ये 1/3 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद होता है अंतरम जो कि एक ट्रांजिट ड्यूटी होती है। फिर होता है आयम जो कि कस्टम ड्यूटी होती है। फिर होता है पुंगड़ू जो कि टैक्स ऑन गोल्ड स्मिथ, सुनियार जो होते हैं सुनियार पे टैक्स लगाया जाता है उनको कहा जाता है पुनगुडू। उसके बाद होता है कसुकडमाई, ये कैश पेमेंट फॉर एग्जम्पशन ऑफ फ्रॉम मिलिट्री सर्विसेज, कसुकडमाई। नेक्स्ट हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है चोला एम्पायर का, या फिर हम साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में करें, वो है आर्किटेक्चर या फिर आर्ट। इनकी साउथ इंडिया डायनेस्टी की जो भी आर्ट्स हैं और आर्किटेक्चर हैं। आर्किटेक्चर की बात करें, सबसे जो मतलब कि अच्छा जो एग्जाम्पल है इनका चोला डायनेस्टी का, सबसे बड़ी जो आर्किटेक्चर में अचीवमेंट है वो है बृहदेश्वरा टेम्पल, द आर्किटेक्चरल मार्वल। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1003 to 1010 सेंचुरी। 7 साल इसको कंस्ट्रक्ट करने में लगेंगे। ये बृहदेश्वरा टेम्पल की एक इमेज है, इसको आप लोग देख सकते हैं कितने डिटेल में इसको बनाया गया। लोकेशन इसकी है तंजौर में जो कि तमिलनाडु में है। ओरिजिनल नेम था इसका राजा राजेश्वरम टेम्पल और पेरुवडाई कोविल। इसका ये किसका टेम्पल था, लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड था ये टेम्पल, पेरैया निकाई कंसोर्ट। बृहदेश्वरा टेम्पल के आर्किटेक्चर की बात करें तो विमान, यहाँ पे जो इस तरह से इसको विमान कहा जाता है, ये द्रविड़न टेम्पल्स की कैटेगरी में आता है।
विमान की जो टावर है उसकी हाइट है 216 फीट 66 मीटर फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप ऑफ गोल्डन फ्लैग। बेस की अगर डायमेंशन करें तो 96 फीट टू 96 फीट है। कंपोजिशन 13 स्टोरी लेवल, पिरामिडल शेप, ग्रेनाइट ब्लॉक, नो मोर्टार। इंटरलॉकिंग स्टोन सिस्टम यूज किया गया था इसमें, कि जो स्टोन से रखे गए थे वो इंटरलॉक हो जाते थे एक दूसरे के साथ। वेट की बात करें, एस्टिमेटेड 2 लाख टन्स। इंजीनियरिंग मार्वल, विद स्टैंड अर्थक्वेक फॉर 1000 ईयर। 100 साल तक इसने, 1000 साल तक इसने भूकंप को झेला है और अभी तक भी वैसे का वैसा पड़ा है। कैपस्टोन की बात करें, सिंगल ग्रेनाइट ब्लॉक ऑफ 80 टन्स। इंस्टॉलेशन क्लाइंट प्लेन ऑफ 6 किलोमीटर यूज टू होल अप। स्तूपी जो है वो ये है, ये 80 टन के आसपास की जो ये कैपस्टोन है ये थी। इसके लिए इसके साथ एक 6 किलोमीटर का इस तरह से रैंप बनाया गया था जिस पे ले जाके इसको पूरे ऊपर वहाँ पे रखा गया था। और 6000 वर्कर इन्वॉल्व हुए थे, काफ़ी महीने लगे थे इसको रखने के लिए, इसको बनाने के लिए। कोल्ड पिनेकल इंजीनियरिंग अचीवमेंट। नेक्स्ट, इनर सैंक्टम, जो कि गर्भगृह है जहाँ पे कि डाइटी एस्टेब्लिश है। उसके डायमेंशन है 34 टू 34 फीट, 12 फीट हाई है। शिवालिंगम, जो कि एक मोनोलिथिक मतलब कि सिंगल रॉक से वो शिवलिंग बना हुआ है और 12 फीट उसकी हाइट है। देन सर्क्यूलेटरी पैसेज की बात करें, मल्टीपल पैसेज अराउंड सैंक्टम, प्रदक्षिणा पथ फॉर डिवोटीज, मुराल एंड फेरोस्केज लेटर कवर्ड। अर्धमंडप जो कि एक पिलर्ड हॉल है, इसमें सेमी हॉल इन फ्रंट ऑफ सैंक्टम। ऑर्नेट पिलर्स पे कारीगरी की हुई है काफी सुंदर। पोर्टल विद डेकोरेटिव एलिमेंट, सो जो पिलर्स हैं उन पे काफी सुंदर डेकोरेटिव एलिमेंट के साथ डिजाइन किया गया उन पे। उसके बाद जो आता है वो आता है महामंडप, जो कि है ग्रेट हॉल। ये एक मैसिव पिलर्ड हॉल है इन फ्रंट, न्यूमरस पिलर, 100+ पोर्ट्स, कॉन्ग्रेगेशन एरिया जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होके प्रेयर करते थे। डेकोरेटेड सीलिंग, जो छत है उस पे भी ड्राइंग्स वगैरह की गई है। देन नंदी मंडप, नंदी हॉल, मोनोलिथिक नंदी स्क्रप्चर। नंदी अब कौन थे? नंदी थे जो शिव के बाहर जो बैल बैठते थे, उनको नंदी जी महाराज कहा जाता है। तो नंदी मंडप भी बनाया गया था, जो कि वहाँ पे एक मोनोलिथिक नंदी स्कल्पचर है जो कि 16 फीट लॉन्ग, 13 फीट हाई और 12 फीट वाइड है। इतना बड़ा नंदी जी का एक स्कल्पचर बनाया गया है सिंगल ग्रेनाइट ब्लॉक के साथ, फेसिंग सैंक्टम, मोस्ट इम्पोजिंग नंदी इन इंडिया। अब एडिशनल फीचर की बात करें, ध्वज स्तंभ यानी कि फ्लैग स्टाफ, ऑर्नेट पिलर इन कोर्ट, काफी सुंदर एक कोर्ट में ये पिलर है और ब्रोंज का फ्लैग उस पे लगा हुआ है। उसकी फीट जो हाइट है वो 40 फीट है अप्रोक्सीमेटली। देन एनक्लोजर प्राकरा, मैसिव आउटर वॉल्स, मल्टीपल एनक्लोजर, 3 कंसेंट्रिक वॉल्स, गेटवेज एट कार्डिनल पॉइंट्स। देन टेम्पल टैंक, अब जो द्रविडन टेम्पल जो आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है उसमें एक हमें टैंक भी देखने को मिलता है, वाटर टैंक। जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स हैं वहाँ पे ये ज़्यादातर हमें देखने को नहीं मिलता कि टेम्पल के अंदर कोई भी वाटर टैंक या हम जो सरोवर कहते हैं वो हो। वो कुछ में मिलता है, बट साउथ इंडिया में मोस्टली टेम्पल्स में वाटर टैंक हमें देखने को मिलता है। आर्टिफिशियल पॉन्ड फॉर रिचुअल बाथिंग नेम्ड शिवा गंगम, सप्लाइड वाटर फॉर रिचुअल्स एंड ड्रिंकिंग। अब डेकोरेटिव फीचर्स की बात करें, तो स्कल्पचर्स की बात करें, डोर गार्डियन, तो द्वारपाल्स भी बने हुए हैं इलेबोरेट कार्विंग्स के साथ। इस तरह से आप लोग ये देख सकते हैं कितनी सुंदर कारीगरी की गई है दीवारों पे। डाइटीज की बात करें, शिवा फॉर्म, देवी, ब्रह्म, विष्णु,
इन डाइटीज के स्कल्पचर्स भी बने हुए हैं। सेलेस्टियल बीइंग्स लाइक देवास, गंधर्व्स, intricate reliefs, mythological senses, decorative motifs, flowers, geometric patterns। सो ये सारी चीजें मिला के कार्विंग्स की गई हैं और इतनी सुंदर ये कार्विंग की गई है। फिर मुराल्स मतलब कि पेंटिंग्स भी वहाँ पे बनाई गई हैं उनकी, मतलब इस टेम्पल की जो दीवार है या फिर जो छत है या पिलर्स हैं उन पे मुराल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। चोला फ्रेस्कोज यूनिक आर्ट फॉर्म, लोकेशन इनर सर्क्यूलेटरी पैसेज वॉल्स, इनर सर्क्यूलेटरी पैसेज वॉल्स पे हमें देखने को मिलती हैं। कंटेंट क्या है, शिवा लेजेंड्स एंड नरेटिव। सो शिवाइट जो कल्ट है उनकी जो कहानियां हैं, लेजेंड्स हैं, नरेटिव्स हैं, उनके बेस पे ये पेंटिंग्स बनाई गई है। टेक्निक नेचुरल पिगमेंट ऑन प्रिपेयर्ड सरफेस, रीडिस्कवरी 1930s to 1950s ड्यूरिंग रिस्टोरेशन। नेक्स्ट हम लोग इंस्क्रिप्शन की बात करें। मी कीर्थी मेन इंस्क्रिप्शन जो है कार्व्ड ऑन टेम्पल्स वॉल विद एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। अम्मी कीर्थी जो कि मेन इंस्क्रिप्शन कार्व्ड की गई है टेम्पल वॉल्स पे, उन इंस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले राजा राजा कॉन्क्वेस्ट अकाउंट कि उन्होंने क्या कहाँ पे कॉन्क्वेस्ट किया था, कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपना राज्य को बढ़ावा दिया था। पांड्यन कॉन्क्वेस्ट कि उन्होंने पांड्या जो राज्य था उसको जीता था। फिर चेरा कॉन्क्वेस्ट, श्रीलंका विक्ट्री, देन वेस्टर्न चालुक्य डिफीट, टेम्पल कंस्ट्रक्शन डिटेल, लैंड ग्रांट्स एंड एंडोमेंट, डेली रिचुअल प्रोसीजर, टेम्पल स्टाफ डिटेल्स, डोनेशंस टू डाइटी। सो ये सारी चीज़ें उन इंस्क्रिप्शंस पे कार्व्ड आउट की गई हैं, टेम्पल्स की वॉल पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं। डिटेल्ड एंडोमेंट की बात करें, 600 एकड़्स ऑफ लैंड ग्रांटेड, 400 टैक्स फ्री विलेजेस डेडिकेटेड, डेली ऑफरिंग 800 kg राइस, 150 kg घी, वेरियस वेजिटेबल, फ्लावर, इंसेंस, सेक्रेड वाटर। सो इन सारी चीज़ों का वहाँ पे टेम्पल में चढ़ावा चढ़ता था। टेम्पल स्टाफ की बात करें, टेम्पल स्टाफ डॉक्यूमेंटेड 400 देवदासीज थी। देवदासीज कौन होती हैं, ये लड़कियां होती हैं जो कि इनके पेरेंट्स इनको मतलब कि जैसे टेम्पल में इनको डोनेट कर देते थे एक तरह से कि ये अब छोटे होते ही जब ये 5-10 साल की होती हैं तब इनको टेम्पल्स में ही डोनेट कर दिया जाता था। ये कह दिया जाता था कि जैसे बृहदेश्वर टेम्पल में शिवाजी का वो टेम्पल है तो ये कह देते थे कि हमने अपनी लड़की को शिव जी को दान कर दिया। अब ये तब से लेके जब तक ये पूरी लाइफ अपनी ये शिव जी को डेडिकेट कर देंगी, उनकी प्रेयर्स, उनका पूजा पाठ करेंगी। और ये क्या करती थी, ये बेसिकली डांस परफॉर्म करती थी टेम्पल में। और वो डांस होता था डेडिकेटेड टू डाइटी। जो डाइटी होती थी उस टेम्पल में उसको डेडिकेट किया जाता था, उसको मतलब प्रेयर्स और ऑफरिंग देने के लिए ये डांस करती थी, जैसे कि भरतनाट्यम इस तरह के डांसेस करती थी। नेक्स्ट जो था 57 म्यूजिशियन जो कि इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स थे, 212 स्पोर्ट्स स्टाफ, वेरियस फंक्शन, प्रीस्ट एंड ब्राह्मण स्टाफ, टेम्पल सर्वेंट्स। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ड्राई स्टोन कंस्ट्रक्शन यूज़ किया गया, कोई मोटार नहीं यूज़। मोटार का मतलब उसमें जैसे हम लोग आजकल बनाते हैं ना कि ब्रिक रखी, फिर वहाँ पे ये सीमेंट लगाते थे, फिर दूसरी ब्रिक को उसके साथ रखते थे, फिर अगर उनके ऊपर रखनी होती तो पहले हम लोग सीमेंट बिछाते हैं, फिर हम लोग ब्रिक्स को वहाँ पे ऊपर बिछाते हैं। तो इन्होंने ये सीमेंट का यूज़ नहीं किया, इन्होंने इंटरलॉकिंग सिस्टम का यूज़ किया। जैसे हम लोग इंटरलॉक अपने घरों में यूज़ करते हैं ना कि हम लोग इस तरह की ईंटें होती हैं वो खुद ही इंटरलॉक हो जाती हैं अपने साथ, कि एक बार इंटर उसमें सीमेंट वगैरह की यूज़ नहीं होती, उस तरह से इन्होंने भी इंटरलॉकिंग सिस्टम को यूज़ किया था। वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, sophisticated understanding of load bearing, earthquake resistance and seismic activity. Why no mortar? Better longevity, mortar deteriorates
Block can shift slightly in earthquake. Water doesn't seep in as much. More durable. Purpose and significance of बृहदेश्वरा. सो पॉलिटिकल पर्पस की बात करें तो इतना बड़ा टेम्पल बनाना कि मतलब कि अपने राज्य को पॉलिटिकल पावर के रूप में दिखाना कि हमारे पास इतनी शक्ति है, अपनी मतलब कि वेल्थ, अपने रिसोर्सेज और अपनी पावर को डिस्प्ले करता था। पॉलिटिकल पर्पस तो ये सर्व करता था। रिलीजियस पर्पस, अब किसी डाइटी के लिए मतलब शिवा के लिए ये डेडिकेटेड था, तो ये एक सेंटर ऑफ वर्शिप, डेली रिचुअल्स एंड पूजा, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, पिलग्रिम डेस्टिनेशन थे। इस तरह से ये रिलीजियस पर्पस को भी सर्व करता था ये टेम्पल। कल्चरल पर्पस की बात करें तो जो भी उस पे आर्ट की गई या जो भी कार्विंग्स की गई, फिर वहाँ पे पढ़ाई वगैरह भी होती थी, तो ये एक सेंटर ऑफ तमिल कल्चर भी बन गया था ये टेम्पल। इकोनॉमिक पर्पस की बात करें तो इतना बड़ा मैसिव ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए काफ़ी आर्टिसंस और काफ़ी लेबर की ज़रूरत पड़ी थी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था। उसके बाद टेम्पल में पुजारी वगैरह जो स्टाफ होता था उनकी एम्प्लॉयमेंट, फिर टेम्पल गुड्स का ट्रेड भी होता था जो वहाँ पे लागत होती थी। उसके साथ साथ लोग देखने आते हैं तो मार्केट उसके अराउंड है, रिवेन्यू थ्रू फेस्टिवल। सो इकोनॉमिक पर्पस भी ये सर्व करता है। और यूनेस्को रिकग्निशन इंस्क्राइब्ड 1987 एज ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल एक्सटेंडेड 2004। इसका जो अब स्टेटस है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस इसको दिया गया है। नेवल डेवलपमेंट की बात करें अंडर राजा राजा वन, सो फ्लीट ऑर्गेनाइजेशन गनम गनम कहा जाता था नेवल स्क्वाड्रन को। वॉरशिप्स होती थी, कार्गो शिप्स होती थी, पेट्रोल वेसल्स होते थे, सेपरेट एडमिरल्स फॉर ईच फ्लीट। फिर नेवल बेसिस की बात करें, नागापट्टिनम में मेन नेवल बेस होता था, देन कावेरी पट्टिनम में, क्विलन में। पर्पस का बात करें, प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स, प्रोजेक्ट पावर टू साउथ ईस्ट एशिया, कंट्रोल पायरेसी, रेवेन्यू फ्रॉम मरीटाइम ट्रेड। सो नेवल डेवलपमेंट भी इनके अंडर बहुत ही ज़्यादा हुई थी। इंस्क्रिप्शनल एविडेंस की बात करें, तंजावुर टेम्पल में 1300 प्लस इंस्क्रिप्शंस मौजूद है, जिसमें कि डोनेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, विलेजेस, उनके प्रोड्यूस और टेम्पल स्टाफ की डिटेल्स दी गई हैं। देन लेडन प्लेट, डिटेल्स ऑफ श्रीलंकन कॉन्क्वेस्ट, थिरुवल्लंगडू प्लेट्स, यहाँ पे कंप्लीट जेनोलॉजी ऑफ चोलास के बारे में बताया गया इन प्लेट्स में। देन होटूर इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे लैंड ग्रांट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इन इंस्क्रिप्शंस में बताया गया है। अब हम बात करते हैं राजेंद्र वन गंगाई कोंडा 1014 टू 1044 सेंचुरी में। सो ये थे पंडिता चोला गंगाई कोंडा कदाराम कोंडन। राजेंद्र वन, son of Raja Raja I, took the Chola Empire to journey through audacious military campaign that extended Chola power to Ganges to Southeast Asia। सो इतना बड़ा एम्पायर हो गया था राजेंद्र वन के अंडर, जो कि थे राजा राजा वन के बेटे। His reign represent the peak of Chola imperial expansion। Northern expedition to Ganges 1019-1021 century, the Great March, most audacious military campaign in South Indian history, marched from Kaveri to Gangas। 1500 माइल्स तक ये गए थे, इसीलिए इसको कहा जाता है द ग्रेट मार्च। किंगडम डिफीटेड इन नॉर्दर्न एक्सपीडिशन। अब नॉर्दर्न मतलब उस ग्रेट मार्च में कितने किंगडम्स को इन्होंने डिफीट किया, वो थे, फर्स्ट थे पंचाल जो कि थे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, देन थे किंगडम ऑफ राणा शुरा जो कि सेंट्रल यूपी में थे, देन धर्मपाल ऑफ दंदबुक्ति, ये बंगाल में इनका किंगडम था, देन महिपाल वन ऑफ पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी थी नॉर्थ इंडिया की, और उनके महिपाल वन को भी इन्होंने डिफीट किया था महानदी रिवर के पास। देन गोविंदा चंद्रा ऑफ कलाचुरी, किंगडम ऑफ ओडा उड़ीसा में, वंगल देसा जो कि बंगाल में था, देन परमेश्वरा ऑफ कदरम जो कि सुमत्रा में था। तो इतने
किंगडम्स को इन्होंने डिफेट किया था उस ग्रेट मार्च के दौरान। नेक्स्ट, सिंबॉलिक विक्ट्री एंड पर्पस, बोट गंगेस वाटर इन गोल्डन वेसल। सो ये जब वहां पे जीत के आए तो गंगा के पानी को गोल्डन वेसल्स में अपने साथ वापस लेके आए। परफॉर्म्ड तुला पुरुषादना, वेट इन गोल्ड सेरेमनी, assumed the title गंगाई कोंडा, he who captured गंगे। सो गंगाई कोंडा का टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया, उसका मतलब होता है कि जिसने गंगा को जीत लिया हो। पर्पस ऑफ एक्सपीडिशन, नो टेरिटोरियल एनेक्सेशन, प्लंडर एंड ट्रिब्यूट, एस्टेब्लिश सुप्रीमेसी, डिप्लोमेटिक मैरिजेस, कंट्रोल ट्रेड रूट। सो ये सारे पर्पस थे इस एक्सपीडिशन के। देन श्रीलंकन कैंपेन्स की बात करें हम लोग तो कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट स्टार्टेड बाय फादर, एंटायर आइलैंड अंडर कंट्रोल, पूरे का पूरा आइलैंड इनके कंट्रोल में आ गया था। श्रीलंकन किंग बिकेम वसल, अपॉइंटेड चोला गवर्नर। सो चोला गवर्नर्स को इन्होंने वहां पे अपॉइंट भी किया था। अब साउथ ईस्ट एशियन नेवल एक्सपीडिशन की बात करें जो कि था 1025 सेंचुरी के अराउंड। श्री विजया कैंपेन, द ग्रेट नेवल विक्ट्री। इसके बैकग्राउंड की बात करें, श्री विजया एम्पायर, मरी टाइम पावर कंट्रोलिंग मलक्का स्ट्रेट, इंटरफेयर्ड विद इंडियन चाइना ट्रेड, पायरेसी अफेक्टिंग चोला कॉमर्स। कैंपेन डिटेल की बात करें, मैसिव नेवल एक्सपीडिशन अक्रॉस बे ऑफ बंगाल, कॉन्क्वर्ड कदाराम केडा मलेशिया, डिफेटेड संग्राम वर्मन श्रीविजया किंग। सो नेक्स्ट देखें, प्लेसेस कॉन्क्वर्ड इन श्रीविजया कैंपेन। सो श्रीविजया के कैंपेन में कौन कौन सी प्लेसेस उन्होंने कॉन्क्वर की। सो श्रीविजया पेलम्बंग सुमत्रा, देन पनाई, वो भी सुमत्रा में थी। सुमत्रा जो कि इंडोनेशिया वाला रीजन है उसको सुमत्रा कहा जा रहा है। देन मल्यू, जाम्बी, केडा मलेशिया, ये मयूरदिनगम, ये उस टाइम के नेम्स हैं जो बोल्ड लेटर्स में है, ये उस टाइम पे नेम्स इन प्लेसेस के थे। प्रेजेंट नेम ये है जैसे कि केडा मलेशिया में, इलांगास्को जो कि लैंकासुका थाईलैंड में है, मपप्पालम साउदर्न थाईलैंड, टलाई टकोलम तनेसरी म्यांमार, देन मडमलिंगम अंडमान एंड निकोबार, लमूरी इक्के सुमत्रा, कदराम केदा कैपिटल। सो ये प्लेसेस उन्होंने कॉन्कर की थी। अब इम्पैक्ट क्या था श्री विजया कैंपेन का, इम्पैक्ट क्या रहा। श्री विजया नेवर रिकवर्ड, चोला कंट्रोल ओवर बे ऑफ बंगाल ट्रेड। तो चोलाज ने बे ऑफ बंगाल के ट्रेड पे पूरा कंट्रोल पा लिया था। इंडियन मर्चेंट्स डोमिनेटेड साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड, कल्चरल इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया इंक्रीज, टाइटल अज्यूम्ड कदरम कोंडम, कॉन्क्वर ऑफ कदरम। वेस्टर्न चालुक्य वॉर की बात करें, कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट विद जयासेवा टू एंड सोमेश्वरा वन, बैटल ऑफ मसंगी 1018 सीई, चोलाज विक्ट्री। बैटल ऑफ कोप्पम कुडल संगमम 1052 सीई अंडर राजदिरा वन, राजदिरा किल्ड इन बैटल बट चोलास वोन। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट देखे राजेंद्र वन की। सो पहली बात तो इन्होंने नई कैपिटल बसाई जो कि थी गंगई कोंडा चोलापुरम, बिल्ट न्यू कैपिटल टू कमेमोरेट गंगेस विक्ट्री, लोकेटेड इन अरैयूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, मैसिव टैंक चोला गंगम कंस्ट्रक्टेड, 16 माइल लॉन्ग का इन्होंने एक मैसिव टैंक क्रिएट किया। गंगेस वाटर पोर्ड सेरेमोनली, ग्रैंड टेम्पल बिल्ट सिमिलर टू बृहदेश्वरा। एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन इन्होंने क्या क्या की, लोकल गवर्नेंस को इम्प्रूव किया, मोर ऑटोनमी टू विलेज असेंबली, एफिशिएंट रेवेन्यू कलेक्शन एंड मेंटेन डिटेल्ड रिकॉर्ड्स। इंस्क्रिप्शन और कल्चरल पैटर्नेज की बात करें, करंदाई प्लेट्स जो कि तमिल इंस्क्रिप्शंस हैं उन पे लैंड ग्रांट्स की बात कही गई थी। फिर
तिरुवलंगडू प्लेट्स जिसपे की डिटेल्ड चोला जीनियोलॉजी और उनकी कॉन्क्वेस्ट का लिखा गया था। देन मीकीर्ति ऑफ राजेंद्रा फाउंड इन मैनी टेम्पल्स। कल्चरल पैटर्नरीज की बात करें तो गंगाई कोंडा हम लोगों ने अभी पढ़ा कि गंगाई कोंडा में चोलापुरम टेम्पल इन्होंने बनाया, सिमिलर टू बृहदेश्वरा बट 180 फीट हाई। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पैट्रोनाइज तमिल एंड संस्कृत स्कॉलर, एनकरेज्ड ब्रोंज आर्ट। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बात करें राजेंद्र वन के अंदर, तो जब इन्होंने कंट्रोल कर रखा था ट्रेड रूट्स को, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड हो या बे ऑफ बंगाल, तो उससे इनको मैसिव रेवेन्यू जनरेट किया। स्पाइस ट्रेड पे इनकी पूरी मोनोपोली थी। चाइनीज ट्रेड भी इंक्रीज हुआ। अरेबियन मर्चेंट इनके पोर्ट पे विजिट करते थे। देन मर्चेंट गिल्ड्स की बात करें, इन्यूरबुर 500 स्वामीज ऑफ एओल, मनीग्रामन, नंदसेसी, वल्लानियर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्पेशलिस्ट। अब फेज 3 की बात करें, मैच्योर एम्पायर। ये कब से कब तक रहा इनका फेज था? थर्ड फेज जो था 1044 टू 1120 सीई। सो राजधिराजा 1 ये रहे 1044 टू 1054 सेंचुरी तक। इन्होंने वेस्टर्न चालुक्यस के साथ फोर्स को कंटिन्यू रखा। इनके दौरान बैटल ऑफ कोप्पम हुआ था, जो कि किसके अगेंस्ट इन्होंने फोर्ट किया था? वो किया था सोमेश्वरा 1 के अंदर। साथ राजधिराजा किल्ड, ये इस बैटल में मारे गए थे, बट चोलास जो थे वो इस बैटल में विक्टोरियस निकले थे। फिर इनके जो ब्रदर थे राजेंद्र 2, उन्होंने इस बैटल को कंटिन्यू रखा था। इनके बाद फिर कौन आ जाते हैं? इनके बाद आ जाते हैं राजेंद्र 2। उन्होंने मतलब उनके ब्रदर की डेथ के बाद उन्होंने अच्छे से पूरा राजपाट संभाला। उन्होंने एम्पायर के एक्सटेंट को पूरी तरह से मेंटेन रखा। उसके बाद आते हैं विराज राजेंद्र। इन्होंने भी चालुक्यस के साथ वॉर कंटिन्यू रखा। जो बैटल हुआ था बैटल ऑफ कोप्पम सोमेश्वरा 1 के साथ, उसको सोमेश्वरा 1 को इन्होंने भी डिफेट किया। फिर कैंपेन अगेंस्ट वेंगी, जो कि ईस्टर्न चालुक्यस इन्हें कहा जाता था, वेंगी वाले जो चालुक्यस थे। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं अथी राजेंद्र। Brief reigns of few months assassinated led to succession crisis। अब इसके बाद इनके बाद फोर्थ फेज आता है, जो कि चालुक्य चोला डायनेस्टी का कुलोत्तुंगा 1, त्रिभुवन चक्रवर्तिन इनका जो बैकग्राउंड है, ये बोर्न हुए थे एज राजेंद्र चालुक्य, सन ऑफ राजा नरेंद्र ऑफ वेंगी। इनके जो मदर थे वो थे चोला प्रिंसेस अमंग देवी। इनके जो मदर थे वो चोला प्रिंसेस थे, जिनका नाम था अमंग देवी, डॉटर ऑफ राजेंद्र 1। इन्होंने यूनाइटेड ईस्टर्न चालुक्यस, इन्होंने जो ईस्टर्न चालुक्यस थे वेंगी के, उनको चोलास के साथ यूनाइटेड किया था, मतलब चोलास के साथ मिलवाया था। फिर नई डायनेस्टी जिसे कहा गया चालुक्य चोला डायनेस्टी, ये डायनेस्टी क्रिएट हुई और इसमें 1070 टू 1279 सेंचुरी तक राज किया। अब इस रेन की करैक्टरिस्टिक्स देखे, इस राज की करैक्टरिस्टिक देखे, तो सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए थे, अबोलिशन ऑफ ऑप्रेसिव टैक्सेस, सुंगम तवीरत, remover of tolls, major title, simplified administration, focus on internal consolidation, reduced military expenditure। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी की बात करें, maintained diplomatic relations, avoided costly war, focused on trade, friendly with Srivijaya after earlier conflict। Then Chinese emperor sent embassies। रिलीजियस पॉलिसी और ट्रेड की बात करते हैं हम लोग। रिलीजियस पॉलिसी, पैटर्न ऑफ बोथ शैविज्म एंड वैष्णविज्म। वैष्णवा बाय फेथ जो कुलोटुंगा 1 थे, ये वैष्णव थे बाय फेथ के।
बट इन्होंने शैविज्म और वैष्णविज्म दोनों को ही पैटर्नाइज किया था। रामानुजा जो थे वो इनकी कोर्ट में विजिट भी किए थे। ग्रेट वैष्णवा फिलोसफर गिवन रेफ्यूज फ्रॉम चोला किंग, spread Shri Vaishnavism in South, built several Vishnu temples. ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करें, रिमूव्ड ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, एनकरेज मैरीटाइम कॉमर्स, पोर्ट ऑफ नागपट्टिनम फ्लरिश्ड, चाइनीज ट्रेड पीक्ड, अर्बन अरब मर्चेंट इंक्रीज्ड। इंस्क्रिप्शंस की हम बात करें एंड लिटरली कनेक्शंस की बात करें, इंस्क्रिप्शंस हम देखें तो कासाकुड़ी प्लेट्स, important administrative details, mention of abolition of taxes, details of trade regulations। लिटरली कनेक्शंस की बात करें, लिटरेरी कनेक्शंस की बात करें, जयम कोदर कंपोज, जयम कोदर ने क्या लिखा था, क्लिंगथुपर्णी। क्लिंगथुपर्णी लिखी गई थी इनके टाइम पे, तमिल एपिक पोइम है ये डिस्क्राइब करती है कुलोटुंगास कलिंग कैंपेन को, सिमिलर टू अशोकास क्लिंग वॉर। एक्सटेंट ऑफ एम्पायर देखे तो मेंटेन नॉर्दर्न बाउंड्री एट तुंगभद्रा, ईस्टर्न कोस्ट टू कलिंग, वेस्टर्न कोस्ट विद पोर्ट्स, श्रीलंका वेसलेज कंटिन्यूड। तो श्रीलंका तक इनका राज कंटिन्यू रहा था। लेटर चोला रूलर्स की बात करें तो इनके बाद आते हैं कुलोटुंगा टू। इन्होंने बिल्ट किया था टेम्पल जो था एरावतेश्वरा टेम्पल बिल्ट किया था और दारासुरम फाउंडेशन लेड की थी। इन्होंने भी एम्पायर को मेंटेन करके रखा। उसके बाद आते हैं कुलोटुंगा थ्री, जो कि लास्ट पावरफुल चोला किंग थे, कंटेम्प्रेरी ऑफ अयूबिद सुल्तान ऑफ इजिप्ट। Trade contacts with Middle East, built temples like Chidambaram, Mailaduthurai। राजेंद्र थ्री की बात करें, फेस्ड पांड्या रिसर्जन अंडर जतवर सुंदर पांड्यन, बिगिन लूजिंग टेरिटरी, बिकेम ट्रिब्यूटरी टू पांड्यास। राजेंद्र थ्री की बात करें, इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं राजेंद्र थ्री। ये लास्ट चोला किंग थे, ये डिफीट किए गए जातवर्मन सुंदर पांड्या टू के द्वारा, और यहाँ पे आके चोला डायनेस्टी खत्म हो गई थी और इस चोला एम्पायर को पांड्याज ने एब्जॉर्ब कर लिया था, कॉन्क्वेस्ट कर लिया था। चोला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मॉडल ऑफ इंडियन गवर्नेंस, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे ऊपर जो थे वो थे किंग, जिन्हें कहा जाता था राजा या फिर पेरू मंडिगल। पोजीशन एंड पावर, सुप्रीम अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स, डिवाइन सैंक्शन, देवरया, जो कि देवरया का मतलब होता है कि गॉड किंग। टाइटल्स इन्हें दिए जाते थे जैसे कि उदय्यर मतलब कि लॉर्ड, पेरुमल ग्रेट वन, को किंग। मुमुद्दी चोला यानी कि थ्री क्राउंड चोला। इनके फंक्शन क्या होते थे, किंग के सुप्रीम कमांडर ऑफ मिलिट्री, चीफ जस्टिस, प्रोटेक्टर ऑफ धर्म, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजियस हेड, शैविज्म के पार्टिकुलरली। रॉयल सेरेमनीज और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो रॉयल सेरेमनीज में सबसे पहले कोरोनेशन होती थी, जिसे कहा जाता था पट अभिषेक, यानी कि जो जब मुकुट रखते हैं राजा का तो उसे कहा जाता है कोरोनेशन। उसके बाद होती है तुला पुरुषादन, ये होता है वेइंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेल। जो हम देखते हैं ना कि किसी को सोने के बाहर से जैसे ऐसे एक तकड़ी होती थी तो एक साइड पे राजा बैठता था, दूसरी तरफ वो हीरे जवाहरात रखते थे, और जब दोनों का सेम वेट हो जाता था तो उससे जो हीरे जवाहरात होते थे वो प्रजा में बांट दिए जाते थे, तो उसको कहा जाता है तुला पुरुषादन। देन दरबार, डेली ऑडियंस, मतलब कि दरबार सजता था। रिलीजियस फेस्टिवल की बात करें, किंग्स एक्टिव पार्टिसिपेशन। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें, उदान कुट्टम, कंपोजिशन, नोट फिक्स्ड नंबर, सीनियर ऑफिशियल्स एंड एडवाइजर इंक्लूडेड, सेनापति जो कि कमांडर इन चीफ होते थे, फिर पुरोहित जो कि रॉयल प्रीस्ट होते थे, देन दान नायक जो कि मिलिट्री कमांडर होते थे, देन शपना जो ट्रेजरर होते थे, और महा संधि विगारिका
ये होते थे फॉरेन मिनिस्टर। उसके बाद होते थे माँ अक्षपत्लिका जो कि चीफ रिकॉर्ड कीपर होते थे। सेक्रेटेरिएट की बात करें, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सेक्रेटेरिएट में ऑफिशियल्स होते थे ओलाई नायकम जो कि हेड ऑफ रिकॉर्ड होते थे, देन पेरुंदरम जो कि चीफ अकाउंट होते थे, और फिर वरी पोट्टागम जो कि असेसमेंट ऑफिसर होते थे। मेंटेन्ड डिटेल्ड रिकॉर्ड्स इन तमिल, रिकॉर्ड कीपिंग मेटिकुलस डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, टैक्स असेसमेंट, टेम्पल डोनेशन, रॉयल ऑर्डर्स, ऑल इंस्क्राइब्ड ऑन टेम्पल वॉल्स और कॉपर प्लेट्स। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो आर्मी स्ट्रक्चर होता था, सबसे पहले होती थी इन्वेंट्री, जिसमें कि काई कोलर जो होते थे वो प्रोफेशनल सोल्जर्स होते थे, organized in regiments named after kings, regular soldier recruited from agricultural class, tribal soldiers from hill region, cavalry, elephants and special forces। cavalry में कुड़ी रायचीबगार, ये हॉर्समैन होते थे। हॉर्सेस कहाँ से इंपोर्ट करते थे? हॉर्सेस करते थे अरेबिया और सेंट्रल एशिया से। इलीट कैवेलरी यूनिट, पर्सनल बॉडीगार्ड्स ऑफ किंग माउंटेन। सो जब इन्होंने गंगा तक इन्होंने अपना क्या नाम है कि राज्य स्थापित किया, वहाँ से साउथ इंडिया की बात करें और फिर साउथ ईस्ट एशिया में भी अपना राज्य स्थापित किया, श्रीलंका में भी इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, तो ऑब्वियसली इनकी जो मिलिट्री थी वो काफ़ी पावरफुल होती होएगी। सो वही चीज़ें देख रहे हैं कि इनकी मिलिट्री ऐसी कैसी थी भी, क्या क्या चीज़ें थी। तो कवेलरी भी उनमें थी। कवेलरी का मतलब कि जो हॉर्स पे जो आर्मी होती है, घुड़सवार होते हैं, उनको कवेलरी कहा जाता है। फिर एलिफेंट कोप्स भी होते थे, याना चिवगार जो कि एलिफेंट सोल्जर होते थे, लार्ज एलिफेंट यूनिट होती थी, यूज्ड इन मेजर बैटल, कैप्चर्ड एलिफेंट फ्रॉम डिफेटेड किंग। सो जिन किंग्स को ये डिफेट कर देते थे उनके एलिफेंट्स को ये कैप्चर कर लेते थे। उसके बाद कुछ स्पेशल फोर्सेस होती थी, जैसे कि विलाई करार, रॉयल पैलेस गार्ड, ये इलीट फोर्स होती थी, स्वोन टू डाई फॉर किंग, किंग के लिए मरने को तैयार होते थे। देन प्रोटेक्टेड रॉयल फैमिली, हाईएस्ट पेड सोल्जर, देन पेरुंदन्नम जो कि किंग की पर्सनल रेजिमेंट होती थी। उसके बाद हम जब बात करेंगे, हम इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में भी अपना पूरा वर्चस्व स्थापित किया था। तो उसके लिए इन्होंने समुद्र को पार किया होगा, थाईलैंड, म्यांमार जैसी कंट्रीज में जाने के लिए। तो समुद्र पार करने के लिए इनके पास एक बहुत ही तकड़ी नेवी थी। उसकी ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट इनकी नेवल कमांड थी, बेस्ड ऑन कोस्टल पोर्ट्स। मेन बेसिस जो थे वो थे नागपट्टिनम, कावेरीपट्टिनम, टोंडी, क्विलन। फ्लीट कंपोजिशंस की बात करें तो वॉर शिप्स होती थी इनके अंडर, फिर ट्रांसपोर्ट शिप्स होती थी, फिर पेट्रोल बोट्स होते थे, ट्रेडिंग वेसल्स इनके अंडर होती थी। एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोग बात करें, नौ सेनाधिपति नेवल कमांडर्स होते थे, गनम जो कि नेवल स्क्वाड्रन होते थे, सेपरेट एडमिरल्स फॉर ईच फ्लीट। अब आगे हम लोग देखें नेवल अचीवमेंट्स एंड सिग्निफिकेंस। अब नेवी ने क्या क्या चीजें अचीव की थी? इन्होंने श्री विजया को डिफेट किया, बे ऑफ बंगाल को कंट्रोल किया और ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट किया नेवी ने। फिर मालदीव और श्रीलंका के भी पार्ट को इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया। साउथ ईस्ट एशिया यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया तक जाके इन्होंने जंग लड़ी थी। Significance: first major South Indian naval power, influenced later Vijayanagara naval policies, model for Chola's economic prosperity through trade। मिलिट्री सेटलमेंट की बात करें तो तन्यूर जो होते थे, तन्यूर टर्म किसके लिए यूज की गई? ये मिलिट्री विलेजेस के लिए यूज की गई। पढ़ाई विडू सोल्जर सेटलमेंट, टैक्स फ्री लैंड इन्हें दी जाती थी सोल्जर्स को सर्विस के टेन्योर के टाइम। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोग बात करें तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता था। फर्स्ट जो होता था वो था मंडलम, जिसे कहा जाता, जो कि प्रोविंस को कहा जाता था मंडलम। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता था, गवर्नड बाय मंडलटर और अरासर। यूजली 8 to 10 मंडलम्स होते थे एम्पायर में।
मेजर मंडलम की बात करें तो चोला मंडलम जो था वो कोर टेरिटरी थी। उसके बाद पांड्या मंडलम कंक्योर्ड पांड्यन रीजन, मुमुद्दी चोला मंडलम श्रीलंका में, और नोलंगम मंडलम, फिर गंगवड़ी मंडलम। गवर्नर्स पावर क्या होती थी? रिवेन्यू कलेक्शन, सुपरविजन, मिलिट्री रिक्रूटमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, रिप्रेजेंटेड किंग इन प्रोविंस। नेक्स्ट हम लोग बात करें डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की। सो कोटम जो होता था वो उसे कहा जाता था डिस्ट्रिक्ट। कोटम टर्म यूज होती थी डिस्ट्रिक्ट के लिए। सब डिवीजन ऑफ मंडलम हेडेड बाय नटर और नाडू उदया। 50 to 100 विलेजेस टिपिकली। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू यूनिट होता था ये। नाडू की बात करें उसके बाद आता था नाडू, जो कि होता था एक सब डिस्ट्रिक्ट, स्मॉलेस्ट रेवेन्यू यूनिट अबव विलेज, ग्रुप ऑफ विलेजेस। नाडू सभा यानी कि असेंबली ऑफ नाडू। इसके फंक्शन क्या होते थे? टैक्स असेसमेंट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डेवलपमेंट वर्क, कोऑर्डिनेशन बिटवीन विलेजेस। और उसके बाद आता था ग्राम, जो कि एक बेसिक यूनिट होता था और सेल्फ गवर्निंग, वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन। नेक्स्ट हम लोग बात करें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन चोला जीनियस। सो रेवोल्यूशनरी सिस्टम था जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनके अंडर थी। मोस्ट डेवलप्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एंशिएंट और मेडिवल वर्ल्ड। डिटेल्ड इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड कंप्लीट पिक्चर। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन 919 to 920 सेंचुरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। तीन टाइप की विलेज असेंबलीज होती थी। फर्स्ट होती थी उर, जो कि जनरल विलेज असेंबली होती थी। इसमें सारे ही अडल्ट मेल मेंबर्स होते थे, सारी कास्ट के ग्रुप होते थे और डेमोक्रेटिक करेक्टर होता था। विलेजेस विद उर जो कि थे वेलन वगी विलेजेस कंट्रीब्यूट कल्टिवेटेड बाय नॉन ब्राह्मण peasant, majority of villages in empire। फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और फंक्शन होते थे रेवेन्यू असेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरिगेशन टैंक, मेंटेनेंस ऑफ टैंक्स एंड कैनाल्स, विलेज प्रोटेक्शन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्रिमिनल जस्टिस, सोशल वेलफेयर, टेम्पल मेंटेनेंस। ऑर्गेनाइजेशन इनकी होती थी नटार, एग्जीक्यूटिव कमेटी और वरयम, जो कि सब कमेटीज होती थी। उसके बाद जो विलेज असेंबली होती थी वो होती थी सभा। उर के बाद जो विलेज असेंबली होती थी वो थी सभा या फिर महासभा। ये ब्राह्मण्स द्वारा मतलब कंपोज होती थी इन ब्रह्मदया विलेजेस। मोर ऑर्गेनाइज देन और डिटेल रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ब्रह्मदया विलेजेस कौन सी होती थी? ये टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण गिवन एज चतुर्वेदी मंगलम विलेज ऑफ 4 वेदास, expected to maintain Vedic learning centers of Sanskrit education। बेस्ट नोन सभा जो कि उत्तर मेरूर होती थी। उसके बाद उत्तर मेरूर इलेक्शन सिस्टम, कुडुवलाई बैलेट इनपोर्ट सिस्टम। इंस्क्रिप्शन इन उत्तर मेरूर टेम्पल वॉल्स। वहां पे बताया गया कि कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशंस क्या होती थी कि मस्ट ओन लैंड, must own house plot, age 35 to 70 year, must know Vedas and Shastra or at least one Veda, must be of good character, must be honest in dealings। so ये क्वालिफिकेशन होती थी एक कैंडिडेट की। अब डिसक्वालिफिकेशंस भी होते थे। वो किस किस बेस पे डिसक्वालिफिकेशंस होते थे? दोज हु सर्व्ड इन previous two committees, those whose accounts not cleared, those who ate forbidden food, those guilty of heinous crime, those who committed adultery, then drunkards, those who appropriated trust property, those who related to committee members। इलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता था? विलेज डिवाइडेड इनटू 30 वोट्स, ईच वोट नॉमिनेट एलिजिबल कैंडिडेट, names written on palm leaf tickets rolled and placed in pot, young boy draws a lot और उससे बताया जाता था कि कौन इस इलेक्शन को जीत गया। कमेटी सिस्टम, वरियम, फ्रॉम 30 इलेक्टेड मेंबर वेरियस कमेटीज फॉर्म्ड। फर्स्ट जो थी वो थी संवत्सरा वरियम। एनुअल कमेटी, इसमें 12 मेंबर्स होते थे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एनुअल बजट, ओवरऑल सुपरविजन,
और मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी होती थी। उसके बाद होती थी टोटावरियम, जो कि एक गार्डन कमेटी होती थी, इसमें भी 12 मेंबर्स होते थे। ये फ्लावर्स को मेंटेन करती थी, गार्डन्स को, फ्रूट ग्रोव्स, वेजिटेबल कल्टीवेशन और रिवेन्यू फ्रॉम गार्डन। उसके बाद होती थी एरीवरियम, ये टैंक कमेटी होती थी, इसमें 6 मेंबर्स होते थे। ये टैंक की मेंटेनर, डैम कंस्ट्रक्शन, कैनाल डिगिंग, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हम लोग देखें एडिशनल वरियम, कुछ एडिशनल कमेटीज भी होती थी, जैसे कि पंचवरियम जस्टिस कमेटी। इसमें 6 मेंबर्स होते थे, ये सिविल डिस्प्यूट या लैंड डिस्प्यूट या क्रिमिनल केसेस को देखते थे। उसके बाद होती थी पोनवरियम, ये गोल्ड फाइनेंस कमेटी होती थी, इसमें भी 6 मेंबर होते थे। ये टेम्पल ट्रेजर, गोल्ड एंड सिल्वर मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, लोन्स एंड इंटरेस्ट वगैरह को देखते थे। सो ये कमेटीज बेसिकली पूरी एक विलेज के सिस्टम को मैनेज करने के लिए बनाई जाती थी। देन पूरा वरियम, जो कि विलेज इंप्रूवमेंट के लिए होती थी, इसमें भी 12 मेंबर होते थे। रोड, स्ट्रीट, पब्लिक बिल्डिंग, विलेज क्लीनलीनेस, पब्लिक यूटिलिटी, इस तरह के काम ये देखती थी। अब इन कमेटीज की रेगुलर मीटिंग्स होती थी, quorum रिक्वायर्ड, मिनट्स रिकॉर्डेड, इंस्क्राइब्ड ऑन टेम्पल वॉल्स, पब्लिक असेस टू रिकॉर्ड। सिग्निफिकेंस क्या था? ओल्डेस्ट डिटेल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया, मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इंस्पायर्ड मॉडर्न पंचायती राज सिस्टम मेंशन इन एनसीईआरटी, यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड, उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट जो थी असेंबली, वो थी नगरम, जो कि एक मर्चेंट गिल्ड की असेंबली होती थी। मर्चेंट्स गिल्ड या फिर ट्रेडर्स, इनकी ये मिला के नगरम बनाते थे। ट्रेडिंग कम्युनिटीज, आर्टिसन। लोकेशन इनकी कहाँ पे होती थी? ट्रेड सेंटर या फिर पोर्ट्स में, टाउन्स में या फिर मार्केट प्लेसेस में। इनका फंक्शन होता था रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कमर्स, क्वालिटी कंट्रोल, वेट एंड मेजर स्टैंडर्डाइजेशन और फिक्स्ड प्राइसेस होते थे इनके। इम्पोर्टेंट नगरम की बात करें एंड मर्चेंट गिल्ड्स की बात करें, नागापट्टिनम, जो कि एक पोर्ट सिटी थी। कांचीपुरम सिल्क ट्रेड होता था। मल्लापुरम एक पोर्ट था। उरैयूर, यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल थी। मदुराई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था। मर्चेंट गिल्ड्स अंडर नगरम। अन्नीरू अन्नीरुवर 500 स्वामीज ऑफ एहोल, मोस्ट पावरफुल गिल्ड थी, इसमें 500 मेंबर्स थे। इंटर रीजनल ट्रेड कंडक्ट होता था। ओन आर्मी फॉर प्रोटेक्शन, पूरे एक मर्चेंट की गिल्ड के लिए आर्मी होती थी। स्प्रेड अक्रॉस साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, इंस्क्रिप्शन फाउंड इन इंडोनेशिया। एडिशनल मर्चेंट गिल्ड्स जो कि थे मनीग्रामन, मेनली सीरियन क्रिश्चियन मर्चेंट होते थे, इसमें बेस्ड इन केरला। स्पाइस ट्रेड स्पेशलिस्ट होते थे, ट्रेड विद वेस्ट एशिया। उसके बाद जो होती थी वो होती थी वल्लंजियर, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट मर्चेंट होते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को देखते थे या फिर लग्जरी गुड्स को। देन नानादेसिस, इसमें मल्टी रीजनल ट्रेडर्स होते थे, ट्रेडर्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया। सिग्निफिकेंस इनका क्या होता था कि ऑटोनमस ट्रेड रेगुलेशन, की ये खुद ही ट्रेड को रेगुलेट करते थे और कॉमर्स को एनकरेज करते थे। रेवेन्यू टू स्टेट थ्रू टैक्सेस, कल्चरल एक्सचेंज थ्रू ट्रेड। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोग बात करें, लैंड क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन ओनरशिप। सो जो लैंड क्लासिफिकेशन सिस्टम होता था वो बेस्ड ऑन ओनरशिप। हम लोग पहले देखें तो फर्स्ट होता था वेलन वंगाई, जो कि नॉन ब्राह्मण पीजेंट लैंड होती थी। इसमें मेजोरिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होती थी ओन्ड बाय वेलल्ला कम्युनिटी। वेलल्ला कम्युनिटी द्वारा ये लैंड ओन की जाती थी और इस फुली टैक्सेबल लैंड थी। इसमें 1/3 या 1/6 ऑफ प्रोड्यूस का टैक्स लगाया जाता था। ऑल्सो कॉल्ड कुड़ी मराबू लैंड। देन ब्रह्मदया, जो कि ब्राह्मण्स को ग्रांट दी जाती थी, ये टैक्स फ्री लैंड होती थी, ब्राह्मण्स को दी जाती थी। गिवन फॉर वैदिक लर्निंग, रिलीजियस सर्विसेज, रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। रेसिपिएंट कुड नॉट सेल लैंड if learning stopped, the land reverted to state. Village called Chaturvedi Mangalam.
और इन विलेजेस को कहा जाता था चतुर्वेदी मंगलम। नेक्स्ट, एडिशनल लैंड क्लासिफिकेशन शलभोगा। ये लैंड होती थी टेम्पल्स के लिए, जो कि टेम्पल्स को दी जाती थी उनकी मेंटेनेंस और डेली वर्शिप के लिए, और ये टैक्स फ्री टेम्पल द्वारा ही एडमिनिस्ट्रेट की जाती थी। रेवेन्यू यूज्ड फॉर प्रीस्ट और फेस्टिवल। उसके बाद होती थी देवदान या फिर तिरुमन टुकनी, यानी कि गोड्स लैंड, लैंड डेडिकेटेड डायरेक्टली टू डाइटी। ये भी टैक्स फ्री इनकम फ्रॉम टेम्पल एक्सपेंसेस, लार्ज टेम्पल्स एंड एक्सटेंसिव देवदान लैंड। उसके बाद होती थी पाली चंदम जैन मोनेस्ट्री लैंड। ये जैन्स के लिए, ये भी टैक्स फ्री एजुकेशनल और रिलीजियस पर्पजेज के लिए होती थी। नाउ लैंड यूज क्लासिफिकेशन एंड रिवेन्यू असेसमेंट। सो बेस्ड ऑन लैंड यूज, नंजल जो लैंड होती थी वो कौन सी होती थी, वो वेट लैंड होती थी जहाँ पे इरिगेशन होती थी, और ये हाईली टैक्सेबल लैंड होती थी। उसके बाद पुंजई जो होती थी वो ड्राई लैंड होती थी जहाँ पे पानी नहीं लगता है, इस पे टैक्स कम लगता था। मन्नावरी जो होती थी वो रेन फेड लैंड होती थी। नीलम लैंड होती थी वो एग्रीकल्चरल लैंड होती थी। टोटम गार्डन लैंड, पुन्नम फॉरेस्ट या फिर वेस्ट लैंड होती थी। अब लैंड रिवेन्यू असेसमेंट की बात करें तो दो प्रोसेस होते थे। फर्स्ट था लैंड सर्वे, सबसे पहले रेगुलर मेजरमेंट ऑफ फील्ड्स, एरिया कल्टीवेशन, सॉइल क्वालिटी असेसमेंट, इरिगेशन अवेलेबिलिटी, क्रॉप पोटेंशियल इवैल्यूएशन। स्टैंडर्ड मैनेजमेंट होती मेजरमेंट होती थी वेली, जो कि मेन यूनिट होता था 6.17 एकड़ अप्रोक्स, सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट कंसिस्टेंट अक्रॉस एम्पायर। टाइप ऑफ टैक्सेस, अब किस किस तरह के टैक्सेस लगाए जाते थे। सबसे पहले होता था लैंड रिवेन्यू, ये 1/3 या फिर 1/6 ऑफ प्रोड्यूस होता था और यही मेन सोर्स ऑफ इनकम होता था। उसके बाद होता था प्रोफेशनल टैक्स, जो कि होता था पुनगुडू, जो कि टैक्स लगाया जाता था गोल्ड स्मिथ्स और आर्टिसंस पे। काई कुल्ली टोल ऑन वीवर्स, ये टैक्स होता था पोर्टर्स, ऑयल प्रेसर्स और ब्लैक स्मिथ्स पे। सो जो प्रोफेशनल्स पे टैक्स लगाया जाता था। थर्ड जो टैक्स होता था जुडिशियल फाइन्स, जो कि दंड कसू, जो कि एक तरह से पनिशमेंट या फिर पेनल्टीज लगाई जाती थी कोर्ट के द्वारा। फोर्थ जो होता था वो होता था कमर्शियल टैक्स, जो कि जैसे कि अंतरम, जो कि ट्रांजिट ड्यूटी ऑन गुड्स होता था, अयम कस्टम ड्यूटी एट पोर्ट, अवनम एंट्री टैक्स इन टाउन्स, इलागमई टैक्स ऑन बोट्स। सो कमर्शियल टैक्सेस भी एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड होते थे। एडिशनल टैक्स, इसके अलावा जो टैक्स होते थे मैरिज टैक्स, ये टैक्स ऑन मैरिज सेरेमनी बेस्ड ऑन स्टेटस। उसके बाद सेल्स टैक्स, जिसे कहा जाता था वरी ऑन कमोडिटीज सोल्ड इन मार्केट। देन हाउस टैक्स, इलारी ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज इन टाउन्स। देन टैक्स ऑन फॉरेस्ट, कदावमई, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे जो टैक्स होता था उसको कहा जाता था कडावमई। देन मिलिट्री टैक्स, कसु कदमई, कैश पेमेंट फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम मिलिट्री सर्विसेज, अल्टरनेटिव टू कंस्क्रिप्शंस। टैक्स रिलीफ मेजर, remission in case of drought, flood, different deferment of payment. Kottugamavan abolished oppressive taxes famous for Sungam Taviratta, remover of tolls. Record keeping and inscriptions, documentation system. तल्ली सुरनाडु स्थल पूर्ण, ये विलेज रिकॉर्ड्स होते थे। देन नीलम किराई पड़ती लैंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स होती थी। कंडाथु पथ संग्राम, ये टैक्स कलेक्शन रजिस्टर होते थे। थानी कुड़ी अमाई इंडिविजुअल फील्ड रिकॉर्ड होते थे। इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स मोस्ट कॉमन यूज्ड, inscribed with legal and administrative details, kept as permanent records, witness seals stamped, many survive as historical sources. उसके बाद जो इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलते हैं वो है टेम्पल वॉल इंस्क्रिप्शन। इसकी जो फेमस एग्जांपल्स हैं टेम्पल वॉल इंस्क्रिप्शन, जो कि मिकीर थी,
ये हमें बताते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस इनके इनके ऊपर इंस्क्राइब किए जाते हैं टेम्पल वॉल्स पे। रॉयल अचीवमेंट को प्रेज किया जाता है। डिटेल्स ऑफ लैंड ग्रांट्स, रूल्स ऑफ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक अनाउंसमेंट, लॉज। सो ये सारी चीजें टेम्पल वॉल्स पे लिखी हुई होती थी। फेमस इंस्क्रिप्शंस की बात करें, उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन जिसमें लिखा गया है इलेक्शंस एंड सभा रूल। देन लीडन प्लेट्स राजराजा वन। थिरुविलंगडू प्लेट्स जो कि चोला जीनियोलॉजी को बताती है। मिकीर्ति और राजेंद्र वन इन मल्टीपल टेम्पल्स। तिरुवल्लंगडू कॉपर प्लेट्स जो कि मोस्ट डिटेल्ड जीनियोलॉजी को बताती है। देन कराईकुड़ी प्लेट कोटुगम कुल्लोटुंगा वंश रिफॉर्म के बारे में बताती है। देन चिदम्बरम टेम्पल इंस्क्रिप्शन जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स के बारे में बताती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जुडिशियल सिस्टम, कोर्ट्स एंड जुरिस्डिक्शन। रॉयल कोर्ट, राजा न्याय सभा जो कि सुप्रीम कोर्ट होती थी। सुप्रीम कोर्ट कौन होती थी? राजा ही सुप्रीम कोर्ट की तरह एक्ट करता था, क्योंकि फाइनल अपीलेट अथॉरिटी वही होता था। Presided by king, appellate jurisdiction case of major important disputes involving nobles, death sentence, treason, appeals from lower courts। सुप्रीम कोर्ट के बाद होता था प्रोविंशियल कोर्ट जिसे कहा जाता था मंडल न्याय सभा। ये प्रोविंशियल गवर्नर द्वारा प्रेसाइड की जाती थी और सिविल और क्रिमिनल केसेस यहाँ पे देखे जाते थे। उसके बाद आती थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि कोट्टम न्याय सभा, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर द्वारा प्रेसाइड की जाती थी। रेगुलर सिविल केसेस, मीडियम डिस्प्यूट, अपील्स फ्रॉम विलेज लेवल। और सबसे लास्ट में होती थी विलेज असेंबली कोर्ट, उर्स सभा या फिर नागरम। ये प्रेसाइड की जाती थी इलेक्टेड कमेटी द्वारा। यहाँ पे माइनर डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट या फिर कमर्शियल डिस्प्यूट्स जैसे मैटर्स को देखा जाता था। लीगल प्रोसीजर एंड पनिशमेंट, सिविल केसेस, प्लेंटिफ प्रेजेंट क्लेम, defendant provide defense, evidence presented, witness document, oath, sacred oath practice, swearing on sacred judgment based on dharm shastra and local custom, appeal to higher court possible। क्रिमिनल केसेस की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन होती थी ऑफिशियल्स के द्वारा, अरेस्ट एंड डिटेंशन होती थी, ट्रायल विद एविडेंस, कन्फेशन वैल्यूड, पनिशमेंट बाय लॉ, अपील पॉसिबल। पनिशमेंट क्या क्या मिलते थे? डेथ पेनल्टी मिलती थी फॉर सीरियस क्राइम्स लाइक ट्रेजन या फिर मर्डर, एम्प्यूटेशन फॉर थेफ्ट, एंस्लेवमेंट फॉर अनपेड डेब्ट। मॉडरेट क्या होते थे? ज़्यादा मॉडरेट होते थे, फाइन्स वगैरह लगा दिए जाते थे। फ्लोगिंग, फिजिकल पनिशमेंट, एग्जाइल फ्रॉम विलेज टाउन। माइनर होते थे, फोर्फीट ऑफ प्रॉपर्टी, पब्लिक शेम, टेम्पल सर्विस। कंपनसेशन क्या दिया जाता था? विक्टिम कंपनसेटेड, फाइन प्लस कंपनसेशन कॉमन। लीगल फिलोसफी एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। लीगल फिलोसफी की बात करें, बेस्ड ऑन धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, यज्ञवल्लिका स्मृति। Customary laws respected local practices, incorporative protection of property right, abolisting caste hierarchy, progressive in commercial matter। सो बेसिकली जो लीगल फिलोसफी होती थी वो बेसिकली रिलीजियस ही होती थी, कि जो धर्मशास्त्र या मनुस्मृति वगैरह में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसी चीज़ को बेस बना के वहाँ पे फैसले सुनाए जाते थे। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोग बात करें तो सबसे ऊपर होते थे सेनापति जो कि कमांडर इन चीफ होते थे। देन दंड नायका जो कि डिप्टी कमांडर होते थे। उसके बाद रीजनल कमांडर्स आते थे और फिर फोर्ट कमांडर्स आते थे जो किले को कमांड करते थे। आर्मी कंपोजिशन तो हमने कई बार देख लिया। प्रोफेशनल सोल्जर्स होते थे जो कि काई कॉलर हेरिडेटरी होते थे। फिर कॉन्स्क्रिप्ट पीजेंट क्लार्क से होते थे। फ्यूडल लेवाइज फ्रॉम सब ऑर्डिनेट चीफ। ट्रिबल वॉरियर्स भी होते थे। फॉरेन मर्सनरीज, अरब पर्शियन सोल्जर्स भी होते थे। अब चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो टेम्पल आर्किटेक्चर जो इनका होता था वो होता था द्रविडियन। सो साउथ इंडिया में बेसिकली जितने भी टेम्पल थे वो द्रविडियन आर्ट को ही फॉलो करते हैं। नॉर्थ इंडिया वाले नगारा आर्ट को फॉलो करते हैं। चोला पीरियड रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट जेनिथ ऑफ द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। The three great temples, Brideshwara,
Gangaikonda Cholapuram Eravateswara showcase unparalleled engineering artistic excellence. Brideshwara temple as covered in details earlier section. Gangaikonda Cholapuram and Aravateswara temple follow similar architecture principle with distinctive feature. गंगाईकोंडा चोलापुरम की बात करें तो ये बिल्ट किया गया था राजेंद्र वन के द्वारा टू कमेमोरेट इज गैंगेस कॉन्क्वेस्ट। जो ये गंगा पे जाके इसने अपनी जीत हासिल की थी उसको प्रेजेंट करने के लिए इसने गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल बनवाया था। इसकी जो हाइट थी वो 180 फीट थी। ये मोर इलेबोरेट स्कल्पचर देन बृहदेश्वरा। इसने चोला गंगम टैंक भी बनवाया था जो कि 16 माइल्स लॉन्ग था और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उसके बाद जो था एरवतेश्वरा टेम्पल एंड चोला ब्रोंज स्कल्पचर। एरवतेश्वरा टेम्पल की बात करें तो बिल्ट बाय राजा राजा टू, बेस्ट प्रिजर्व चोला टेम्पल है ये। स्टोन चैरियट यूनिक फीचर है इसका। इंट्रीगेट रिलीफ पैनल डिपिक्टिंग रामायणा, लाथे टर्न पिलर और ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब चोलाज ने ब्रोंज आर्ट को भी बहुत ज्यादा पैट्रोनाइज किया था। इनके टाइम पे ब्रोंज आर्ट भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती थी। पिनेकल ऑफ इंडियन मेटल वर्क। The Chola period represent the golden age of bronze sculptures in India. These masterpieces, created using the lost wax technique and considered among the finest metal sculpture in world art history. लोस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती थी? सबसे पहले प्रिपरेशन होती थी कि एक वैक्स मॉडल बनाया जाता था। जो हम मोमबत्ती नहीं होती, वैक्स होती है जो, उससे एक मॉडल बनाया जाता था। डिटेल स्कल्पचर इन बीज वैक्स, बॉडी कोर ऑफ क्ले, वैक्स लेयर अप्लाइड, डिटेल्स कार्व्ड इनटू वैक्स, लाइफ साइज ऑफ स्मॉलर। तो पहले एक वैक्स का स्ट्रक्चर बनाया जाता था, उसके बाद मोल्ड मेकिंग होती थी, उसके बाद क्ले मोल्ड क्रिएटेड अराउंड, इसके अराउंड क्ले को लगाया जाता था। मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्ले अप्लाइड रीएनफोर्स्ड विद मेटल रोड्स वेंट फॉर गैसेस क्रिएटेड। उसके बाद क्या होता था कि कास्टिंग की जाती थी। वैक्स मेल्टिंग, मोल्ड हीटेड स्लोली, वैक्स मेल्ट एंड ड्रेन आउट। सो यहाँ पे एक होल रख दिया जाता था और जब ये क्ले सूख जाती थी तो इसको हीट किया जाता था। तो ये अंदर की जो वैक्स होती थी ये सारी मेल्ट होके यहाँ से निकल आती थी होल से, और अंदर जो खाली रह जाता था वो एक मोल्ड की तरह बन जाता था। फिर उसमें क्या करते थे, जहाँ से ये वैक्स निकलती यही से मेटल डाल देते थे और मेटल जब ठंडा हो जाता था तो ये शेप ले लेता था। फिर क्ले को हटा दिया जाता था और मेटल बन जाता था। उसके बाद उस जो कि रिफाइनमेंट की जाती थी उस स्ट्रक्चर की, उस कल्चर की, रिफाइंड बाय चेजिंग, सरफेस फिनिशिंग एंड पॉलिश वगैरह करके उसको अच्छे से बना दिया जाता था। एडवांटेज एंड फेमस चोला ब्रोंजेस। एडवांटेज ऑफ टेक्निक, एक्सट्रीम डिटेल पॉसिबल, एवरी वैक्स डिटेल रिप्रोड्यूस, फाइन एक्सप्रेशन, कॉम्प्लेक्स पोजेज, मल्टीपल कास्टिंग, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, होलो इंटीरियर। और ये जो टेक्निक है ना, ये ब्रोंज की टेक्निक है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी सेम यही टेक्निक यूज की जाती थी और आज के टाइम पे भी ऐसी ये टेक्निक यूज की जाती है ब्रोंज कल्चर को बनाने के लिए। चैलेंजेस क्या है? स्किल इंटेंसिव, सिंगल कास्टिंग, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, वेंट मस्ट बी परफेक्टली प्लेस्ड, टेम्परेचर कंट्रोल, नो मिस्टेक, फेल्ड पोर लूजेस एवरीथिंग। नटराज आइकन फॉर्म। सो जो आपने शिव जी की ऐसी मूर्ति देखी होगी, नटराज की मूर्ति तो सभी लोगों ने ही देखी हुई थी। लॉर्ड ऑफ डांस, कॉस्मिक सिग्निफिकेंस है उसका, रिप्रेजेंट शिव एज कॉस्मिक डांसर, सिंबलाइजेज क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशन साइकिल। कौन सा डांस उसमें कर रहे हैं? तांडव डांस, जो कि इटर्नल कॉस्मिक डांस है। फिलोसफी क्या थी? शिवास डांस सस्टेन्ड यूनिवर्स। देन स्टैंडर्ड आइकोनोग्राफी की बात करें, बॉडी फॉर्म जो है, पोस्चर जो है वो डायनेमिक डांसिंग पोजीशन में है। लेफ्ट लेग रेज्ड हाई, तांडव पोज में हाई रेज की गई है।
राइट लेग पे वो खड़े हैं, जो कि अपासमरा को मतलब प्रेस कर दिया। उनके नीचे एक राक्षस है जिसको कहा जाता है अपासमरा। और 4 बाजुएं हैं शिव जी की, जो कि अपर राइट आर्म जो है उसमें ड्रम है, डमरू है जो कि साउंड क्रिएट करता है। अपर लेफ्ट हैंड में फ्लेम है जो कि अग्नि क्रिएट करती है, डिस्ट्रक्शन का वो सिग्निफिकेंट है। और लोअर राइट अभय मुद्रा है जो कि प्रोटेक्शन या फिर ब्लेसिंग को सिग्निफाई करती है। और जो लोअर लेफ्ट जो आर्म है वो पॉइंटिंग टू रेज्ड फुट, वो रेज्ड फुट की तरफ पॉइंट करती है जो कि सैल्वेशन को सिग्निफाई करती है। नेक्स्ट, नटराज आइकोनोग्राफी डिटेल। फेशियल एक्सप्रेशन जो है सीरीन स्माइल, ब्यूटीफाई एक्सप्रेशन, हाफ क्लोज्ड आई, थर्ड आई विजिबल बिटवीन आईब्रोज, लॉक्स ऑफ हेयर फ्लोइंग इन डांस मूवमेंट, तिलक मार्क्स ऑन फोरहेड। ऑर्नामेंट कौन कौन से डाले हैं? सबसे पहले तो क्राउन मुकुट डाला है, फिर इयरिंग, नेकलेस, आर्मलेट एंड वेस्ट ऑर्नामेंट। अटेंडेंट कौन कौन से हैं? अपासमरा उनके पैर के नीचे है, राइट फुट के नीचे, जो कि है डिमन ऑफ इग्नोरेंस। बीनीथ राइट फुट टाइनी फिगर क्रश्ड अंडर फूट, सिंबलाइजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस या फिर ईगो, ब्यूटीफुली कार्व्ड डिस्पाइट स्मॉल साइज। नेक्स्ट, नटराज आर्टिस्टिक अचीवमेंट, सराउंडिंग हैलो प्रभा, जो कि उनके सर के पीछे मतलब उनके पूरे मतलब स्ट्रक्चर को, जो गोल चक्कर है जिसके अंदर वो स्कल्पचर बना हुआ है, उसको हालो कहा जाता है, जो कि प्रभा होता है। सर्कुलर और फ्लेम लाइक फ्रेम और नेट डिजाइन contains sacred symbol, shows cosmic significance, entire form contained within circle. Artistic achievement in Nataraj, dynamic movement, suggests continuous motion despite being static. Dance movement captured flowing lines and curves, graceful proportion. टेक्निकल एक्सीलेंस की बात करें, परफेक्ट प्रोपर्शन, balance despite dynamic pose, details every ornament, symbolic depth, multiple meanings in single form, theological concepts embodied, cosmic and personal dimension accessible. Famous Nataraj examples and significance. So first है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में, जिसकी हाइट है 28.5 इंचेस, डेट 11th सेंचुरी, चोला पीरियड, कंडीशन परफेक्ट प्रिजर्वेशन, significant most studied example in Western Museum. Note, one of few Chola bronze in Western Museum India has been trying to repatriate. इंडियन कलेक्शन की बात करें, गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई में मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। नेशनल म्यूजियम दिल्ली इंपोर्टेंट पीसेस, मद्रास म्यूजियम कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन। टेम्पल कलेक्शन की बात करें, मैनी टेम्पल्स स्टिल हैव ओरिजिनल ब्रोंज इन वर्शिप। वाई नटराज बिकेम मोस्ट फेमस? फर्स्ट जो है स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है कि सेंट्रल टू शिवाइट थियोलॉजी, रिप्रेजेंट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ शिवा। सेकंड जो है आर्टिस्टिक परफेक्शन, कि इतने सुंदर तरीके से उसको बनाया गया है और लोस्ट वैक्स टेक्निक यूज की गई है, एनाटॉमिकल नॉलेज उसमें डेमोन्स्ट्रेट होती है। थर्ड जो है यूनिवर्सल अपील है, कि वो एक ट्रांसेंड रिलीजियस बाउंड्रीज, अप्रिशिएटेड बाय आर्टिस्ट, स्कॉलर, जनरल पब्लिक, मॉडर्न अपील डिस्पाइट एंशिएंट ओरिजिन। Cultural symbol represent Hindu philosophy to world, symbol of Indian art excellence, featured on Indian currency coins, used in UNESCO imagery, international symbol of Tamil culture. So आज के लिए बस इतना ही. I hope you enjoyed a lot in this class. Thank you. Take care. Goodbye.